तीन इंटरव्यू मतलब कनेक्ट करते हैं इस बात से। और लोगों जैसे ही बन के रहो, अगर नेता बन के रहोगे, यहाँ विधायक का एहसास जनता को कराओगे, तो ये तो जनता है। नेता तो गुब्बारे की तरह है, गुब्बारे के अंदर जरा सी एक पिन चुभा दी सारी हवा निकल जाती है, तो जनता आपकी हवा नहीं निकाले। आपकी ज़िंदगी में आप जो अचीव करना चाहते हैं, उसको अगर आप अचीव हासिल करने के लिए आपको उस सपने के लिए आपको उस समय तक अपने आप को न्योछावर करना पड़ेगा, जब तक आपका सपना आपकी आंखों के सामने साकार होता हुआ आपको प्रतीत नहीं होने लगेगा। एक ऐसी शख्सियत हमारे गांव, हमारे चोमू शहर से, जो कि राजनीतिक फील्ड में बहुत बड़ा उनका नाम है, और राजनीति के क्षेत्र को छोड़ दीजिए, उससे पहले उनके किए गए कार्य समाज के लिए इतने बेहतरीन रहे, जिनको जब हम सुनते हैं, क्योंकि हमारे शायद जब हम बचपन के समय में थे, उससे पहले उन्होंने बहुत अच्छे काम किए समाज के लिए, क्योंकि उनकी जो जर्नी बनी वो करीब करीब 20 साल लगभग उनकी जर्नी बनी। तो उनकी लाइफ में क्या बेहतरीन चीज़ें रही, क्या अच्छी चीज़ें रही, वो हम समझेंगे। मैं बात कर रहा हूँ हमारे चोमू शहर के एमएलए श्री रामलाल जी शर्मा, जिनकी जीवन यात्रा बहुत रोचक रही और काफ़ी चैलेंजिंग उनके लाइफ में रहे। तो हम आज उनके खुद के द्वारा उनकी लाइफ के कुछ जर्नी के बेहतरीन मोमेंट जानेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं आशीष, हम भी हमारे चैनल के माध्यम से उन सक्सेसफुल लोगों की जर्नी को समझते हैं जो कुछ अच्छा समाज के लिए किया। सबसे पहले आपकी जर्नी जो शुरू हुई वो कहाँ से शुरू हुई, वो हम जानना चाहेंगे। हमारी राजनीतिक यात्रा जिसको हम कहें, तो राजनीतिक यात्रा की शुरुआत का तो मन में ऐसा कुछ था ही नहीं। विद्यार्थी परिषद से हम जुड़े, एक ऐसा संगठन जो राष्ट्र सेवा के लिए काम करता था, विद्यार्थियों के अंदर काम करता था और एक संस्कार देने का काम करता था। तो विद्यार्थी परिषद से छात्र जीवन शुरू किया और उसके बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति का हिस्सा रहे और 2003 के अंदर पहली बार विधायक बनने का अवसर मिला। इसलिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा पहले नहीं थी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो समय के अनुसार बाद के अंदर हुई और उसके आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में काम करना शुरू किया। उससे पहले सामाजिक और वेलफेयर के काम हम करते थे छात्र जीवन के अंदर। ग्रामीण युवा कल्याण परिषद हमारी संस्था थी और ग्रामीण युवा कल्याण संस्था के अधीन ही हम वेलफेयर के काम करते थे, जिसके अंदर ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, हर साल हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते थे। उसके अलावा प्रतिभाओं को सम्मानित करने का काम था, खेलकूद की प्रतियोगिताएं आयोजित करते थे। पहले, अब तो डीटी ऑफिस चौमू के अंदर खुल गया, उस समय सिर्फ जयपुर के अंदर डीटी ऑफिस था। तो गांव-गांव के अंदर हम परिवहन विभाग के सहयोग से लर्निंग लाइसेंस शिविर लगाते थे। मेडिकल क्षेत्र के अंदर भी लोगों को जागरूक करने के लिए हम हीमोग्लोबिन और मेडिकल चेकअप के शिविर आयोजित करते थे। बच्चों को ब्लड ग्रुप उनका कौन सा है, हीमोग्लोबिन की मात्रा उनमें कितनी है, उनके शिविर भी प्रत्येक स्कूलों के अंदर हम लगाते थे। तो एक नहीं अनेकों कार्यक्रम हम सोशल वेलफेयर के करते थे। वृक्षारोपण अभियान को हम हाथ में लेते थे और उन कार्यक्रमों के माध्यम से ही हम जनता के बीच में जाते थे, बातचीत करते थे। एक चीज़ हमें समझने को मिलती है, हमारा पहला सवाल जो इन्होंने बताया कि इनकी जो जर्नी शुरू हुई, उसमें एक चीज़ जो हमें समझने को सबसे पहले मिली वो ये कि आप जो बनना चाहते हैं, जो ईश्वर से आप प्रार्थना करते हैं, जो आप सपना देखते हैं, उस सपने के लिए आपका एक चीज़ साफ होना जरूरी है कि आपका मन कैसा है, आप शार्प कितने हैं अपने उस सपने को लेकर के। क्योंकि ईश्वर जिस क्षेत्र में आप जो अचीव करना चाहते हैं उससे पहले आपको परखते हैं, और उस परखने से पहले की एक चीज़ कि आप उस चीज़ को
बनने के लिए या जो चीज़ आप बनना चाहते हैं उसके योग्य है या नहीं, क्योंकि आपका शार्प और शुद्ध होना बहुत जरूरी है। और जैसा कि इनका राजनीति में आने का तो मानस बहुत बाद का था, वो तो समय के साथ परिवर्तन हुआ, लेकिन उससे पहले इनकी खुद की एक ऐसी संस्था थी जो समाज के लिए बहुत बेहतरीन काम किए। वो एक ऐसा समय होता है जो हर इंसान करना चाहता है, लेकिन कुछ चीज़ ना सोच करके वो चीज़ कर नहीं पाते। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, हकीकत में अगर आप अपने सपनों की उड़ान वाकई में जीना चाहते हैं या उनको प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको उससे पहले ईश्वर के द्वारा किए गए कुछ कामों के दौर से आपको निकलना पड़ेगा। मतलब कुछ ऐसी परीक्षाएं होंगी जिनमें आपको सफल होना पड़ेगा। सर, नंबर दूसरा हमारा कि राजनीति के क्षेत्र में आपका आने का मानस, जैसे कि आपने बताया कि एक समय बाद बनना शुरू हुआ, तो अब आगे का प्लानिंग आपका क्या है, मतलब इस फील्ड में जाने का? देखिए, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप किसके भरोसे हो। कई लोगों की मान्यता ये है कि कर्म करने से ही सब कुछ मिलता है। तो कर्म करने के लिए तो मेरे सामने एक चौकटी के अंदर एक मजदूर आता है सुबह, और मजदूर दिन भर पसीना बहाता है, 500 रुपये शाम को लेकर जाता है। तो कर्म से कुछ नहीं मिलता, या कर्म से सब कुछ नहीं मिलता। कोई कहता है साहब भाग्य से सब कुछ मिलता है, तो भाग्य तो ये है कि आप चुपचाप घर बैठे रहो, कुछ काम मत करो, तो क्या भाग्य से आपको मिल जाएगा क्या सब कुछ? तो जीवन में कर्म और भाग्य दोनों के बीच का रास्ता है। आपको कर्म भी करना पड़ेगा और आपके भाग्य के ऊपर विश्वास भी करना पड़ेगा जी। तो इन दोनों के बीच की मध्यम मार्ग आपको अपनाना पड़ेगा। दूसरा, आपको कुछ करना है तो उसके पहले आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। उसकी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, उसको सफलता के मुकाम तक हम कैसे पहुँचाए, और फिर उसके अंदर कि उसकी सहभागिता कितने लोगों की रखनी है, तो वो सहभागिता आपको तय करनी पड़ेगी। तो कोई भी काम करने से पहले उसकी पूरी प्लानिंग बने, उद्देश्य पूरा हो, उद्देश्य स्पष्ट हो, उसके अंदर कोई हिडन एजेंडा नहीं हो, और फिर अगर मन योग से पूरी ताकत के साथ आप कार्यक्रम करोगे तो ईश्वर आपको सफलता देगा और ईश्वर आपको मुकाम तक भी पहुंचाएगा। तो सबसे पहला तो ये है कि आज से पहले हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाने की शुरुआत की थी, तो लोगों के मन में अनेकों भ्रांतियाँ थी कि साहब ब्लड देने से शरीर में कमी आ जाएगी, हो सकता है कि धीरे धीरे मेरा शरीर इतना कमज़ोर बन जाए कि मैं चल नहीं सकूं। आज वो भ्रांतियाँ दूर हो चुकी है। तो ब्लड के मामले में भ्रांतियाँ दूर हो चुकी है। एजुकेशन के मामले में भी ये क्षेत्र काफ़ी आगे बढ़ चुका है। लोगों में अब प्रशासनिक क्षेत्र में जाने की भी रुचियाँ लोगों की बनी है, प्रशासनिक क्षेत्र में भी जा रहे हैं। और अब सबसे बड़ी चुनौती है वो है पानी की चुनौती। इस पानी की चुनौती के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि सरकार की योजनाओं का भी और हम पर्सनल क्या क्या बेटर कर सकते हैं। दो चीज़ हमारे सामने है, पानी की उपलब्धता और उसका वितरण हम कैसे करें। तो उपलब्धता तो कितनी है, और उपलब्धता के अलावा क्या क्या वैकल्पिक रास्ते हम अपना सकते हैं। बरसात के पानी को किस तरीके से वाटर रिचार्ज भी कर सकते हैं या किस तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार चाहे किसी की भी हो, कोई सी पार्टी की सरकार हो, लेकिन अगर कोई वस्तु है ही नहीं तो ला के देना मुश्किल है। अगर पास में है तो हम लेकर आ जाएंगे, लेकिन है ही नहीं, संभव ही नहीं है, तो फिर उसका वैकल्पिक रास्ता आपको अभी से सोचना पड़ेगा, अभी से निकालना पड़ेगा। ठीक है, सरकार किसी की है, नेताओं को 2 गालियाँ बक दोगे तो गालियाँ बकने से कोई समाधान नहीं होगा। समाधान तो ये है कि आप कितना बेटर कर सकते हो। चौमू के अंदर पानी की किल्लत हुई, बहुत ज़्यादा किल्लत हुई, तो हम जयपुर विकास प्राधिकरण से गोविंदगढ़ में चले गए, बलेखंड में चले गए, इधर गुवाहाटी जयसिंहपुरा के अंदर चले गए, वहाँ से पानी लाके चौमू की जनता को पिलाने का काम किया 2016 से लेकर। तो 2016 से लेकर 2022 आ गई, ये 6 साल आराम से निकल गए। अब धीरे धीरे आने वाले समय में और बड़ा संकट बढ़ेगा। समय रहते अगर उपाय नहीं किए तो हो सकता है कि भरत संघर्ष की स्थिति भी हो, कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति भी हो। तो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और अब हम अभी जैसे सामोद के अंदर हम 32 लाख रुपए की राशि विधायी कोटे से हमने दिए, एक एनीकट बना रहे हैं। तो कम से कम सामोद के आसपास के लोगों को उस एनीकट से काफ़ी फायदा मिलेगा। वाटर रिचार्ज होगा, जल स्तर ऊपर आएगा, जो ट्यूबवेल सूख चुके हैं वो पुनर्जीवित होंगे। आगे इस बार के बजट के अंदर भी हम 1-2 एनीकट और बनाएंगे, ताकि अब मालेश्वर नाथ के मंदिर में एक एनीकट पहले से बना हुआ था, एक और बना रहे हैं, ताकि मालेश्वर नाथ के अंदर भी जो महार में पानी की किल्लत है उसको भी हम दूर करने का काम करें। तो धीरे धीरे इस मार्ग के ऊपर हम सबको चलना पड़ेगा। देखो, बहुत बेहतरीन चीज़ बताई इन्होंने कि अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको 2 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। कि मेहनत एक मजदूर करता है जो कि रोज़ 500-700 रुपये की दहाड़ी काम करता है, और एक बिजनेसमैन होता है जो अपने माइंड से काम करता है। और इनके आने वाले समय की, जैसे कि उन्होंने प्लानिंग सिस्टम बताया, जो हर एक नेता के दृष्टिकोण से
मैं बोलना चाहूँगा वो करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ लोगों का ऐसा नजरिया हो जाता है जो उनके खिलाफ द्वेष भावना पैदा करते हैं। एक बात मैंने आपको शायद पहले ही बताई थी कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपको अमृत के साथ जहर भी पीना पड़ता है। ये बात मैंने आपको इजी वे में नहीं बताई, ये बात आप खुद भी समझ सकते हैं, क्योंकि आप जो डिसीजन लेते हैं, जो आप कुछ करते हैं, उससे डिसीजन से आप सभी को सेटिस्फैक्शन नहीं कर सकते। मतलब आप हर एक इंसान को खुश नहीं कर सकते। कोई कोई ऐसे पर्सन होते हैं जो आपके अपोजिट जाते हैं और वो आपका विरोध भी करते हैं। तो ये सामाजिक मुद्दा होता है, तो आपको इससे भी बाहर निकलना पड़ता है। अब सब 2-3 सवाल और हैं। एक, जैसा कि मैं मेरे आने वाले ड्रीम में एक चीज़, मैं हमेशा इस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करता हूँ कि मुझे आने वाले समय में इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। और एक सवाल मैंने आपसे शायद पहले भी पर्सनली डिस्कस किया था कि जब आप लोगों के सामने स्पीच देते हैं तो नॉन स्टॉपेबल आप कैसे स्पीच दे पाते हैं? मतलब उस वक्त आपके दिमाग में क्या थिंकिंग रहती है, कैसे आप अपने आप को कॉन्फिडेंस रख पाते हैं? जो मेरा पर्सनली मतलब मन का सवाल है, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। इसका तो एक ही उत्तर है कि आपको बोलने से पहले आपको किनके बारे में बोलना है। तो आप अगर ये तय कर लोगे कि साहब मेरे को किसानों के बारे में बोलना है, तो आपका सारा स्पीच किसानों के ऊपर ही केंद्रित रहे। आपको यदि स्टूडेंट्स के बीच में अगर बोलना है तो सारा ध्यान आपका स्टूडेंट से संबंधित बातों के ऊपर ही आपको बोलना पड़ेगा। आपको यदि प्रशासनिक अधिकारी है या एजुकेटेड लोग हैं उनके बीच में अगर बोलना है तो आपको अपने स्पीच का स्तर उन्हीं के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। यदि किसानों के बीच में आपने बच्चों की बात कर दी तो किसान पत्थर भगाने का काम करेंगे, और बच्चों के बीच में आपने टमाटर और प्याज के भाव बताना शुरू कर दिए तो बच्चे आपके ऊपर पत्थर फेंकने का काम करेंगे। तो डिसाइड पहले आप ये करो कि आपको बोलना किस सब्जेक्ट के ऊपर है और सामने वाले श्रोता कौन है। तो पहले अगर आप ये तय कर लोगे तो आपकी स्पीच अच्छी भी रहेगी, बेहतरीन भी रहेगी, और उसके अकॉर्डिंग भी रहेगी। जिनको सामने जो बैठी हुई जनरेशन है वो किसी भी कैटेगरी की हो तो उसी कैटेगरी की बातें उनको वो चीज़ें पसंद भी आएगी। अच्छा। यदि किसानों के बीच जाओगे, आप खाद की बात करोगे, बीज की बात करोगे, उचित मूल्य की बात करोगे, समर्थन मूल्य की बात करोगे, दुग्ध की बात करोगे, ट्रांसपोर्टेशन की बात करोगे, लागत की बात करोगे, तो उनको अच्छा लगेगा कि साहब हमारी फील्ड का नॉलेज इनके पास है जी। और यदि स्टूडेंट के पास जाओगे तो आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की बात करोगे, स्कूलों के गिरते हुए स्तर की आप उनसे बात करोगे, क्लास टीचर के अंदर शिक्षकों के व्यवहार की आप बात करोगे, तो उनको अच्छा लगेगा कि हमारे से जुड़े हुए सवाल या हमारी भावनाओं के अकॉर्डिंग आपके स्पीच है उससे इधर उधर नहीं है, नहीं तो फिर बोरियत होना शुरू हो जाएगी। जी, बहुत मेरा एक सबसे बड़ा डाउट था जो अभी तक मैंने बहुत बार अपने आप को ये चीज़ें अपने आप को इस प्रॉब्लम से फेस करते समझा, और ये बात एक्चुअली मेरा जो प्रॉब्लम था वो कहीं ना कहीं 90% शॉर्ट आउट हो गया, और इस चीज़ में आने वाले समय पे काम भी करूंगा। सर 2 सवाल, आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे। एक, आपकी लाइफ का सबसे बुरा समय जो आप भुलाना चाहेंगे, जिसको आप कभी याद नहीं करना चाहेंगे, आपकी लाइफ का जिसको सबसे बैड मोमेंट बोल सकते हैं। मेरी लाइफ का सबसे बुरा समय वो है जब मेरे बहुत अजीज मित्र थे और जीवन के हर उस दौर के अंदर वो साथ थे और वो आज इस दुनिया के अंदर नहीं है। तो जीवन का सबसे बुरा समय वही होता है जो कई वर्षों तक आपके कंधे से कंधा मिला के चलते हैं और किसी न किसी हादसे के वो शिकार होते हैं। अब वो आज दुनिया में नहीं है तो उनकी कमियां करती है, बस इससे बुरा समय कोई राह ही नहीं मिला। ईश्वर कभी कभी ऐसी परीक्षाएं लेता है कि आपके एक स्तंभ को तोड़ देता है, और ये इतिहास में हमने बहुत बार सुना है कि जब आप कुछ ऐसा सफर जारी रखते हैं जिसमें आप बेहतरीन समय से गुजरते हैं, लेकिन कभी कभार ईश्वर आपके साथ आपको मजबूत करने के लिए वो समय आप पे डालता है, क्योंकि ईश्वर के हम सब एक वंश हैं, और कभी भी एक माता और पिता अपने बच्चों को परेशान नहीं करना चाहते। वो आपको मजबूत करने के लिए वो समय आप में कभी कभार आपकी परीक्षाएं लेने के लिए वो डालते हैं। तो एक बुरा समय रहा इनके साथ जो हमने समझा। सर एक लास्ट सवाल कि आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट गोल्डन मोमेंट जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे, वो आपकी लाइफ से पर्सनल लाइफ हो सकता है, किसी दोस्त के साथ बिताया गया समय हो सकता है, कोई भी आपका समय रहा हो जो। 2003 का चुनाव जीतना बिना उम्मीद के और बिना विश्वास के, और कभी कल्पना नहीं की थी कि इतनी जल्दी विधायक बन जाएंगे। सबसे अच्छा सुखद पल वही था, और जिसके अंदर एक टीम स्पिरिट के रूप में हम सब ने काम किया, एक मजबूत यूनिटी के रूप में काम किया, और उस यूनिटी का एक राजनीतिक क्षेत्र के अंदर एक बदलाव आया। और राजनीतिक क्षेत्र में बदलाव ये आया कि जो लोग पहले मानसिकता सोच ये थी कि राजनीतिक क्षेत्र में तो अनुभव ही आदमी चल पाएगा, बड़ा आदमी ही चल पाएगा, बच्चे कुछ नहीं कर सकते, तो हमने राजनीति की शुरुआत 29 साल की उम्र से की थी, और काम करके एक सुखद अनुभूति इस बात की है कि चौमू विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक अमूलचूल परिवर्तन किया। और अमूलचूल परिवर्तन भी विकास के साथ साथ
विचारों के अंदर भी परिवर्तन किया और लोगों को ये भी एहसास कराया कि विधायक क्या है। विधायक से मिलने के लिए पहले माध्यम ढूंढने पड़ते थे। विधायक से मिलने के लिए पहले गाड़ियाँ भर भर के लोग नेताओं के घर की या दहलीज के ऊपर जाया करते थे। उन सारी धारणाओं को हमने बदलने का काम किया और सिर्फ जनता ने अगर विश्वास करके आपको मत दे के नेता बनाया है तो आप उनके विश्वास के ऊपर खरा उतरने का काम करो। काम किसी का हो या ना हो, लेकिन आप सतत संपर्क के अंदर आप रहोगे तो आप जीवित रहोगे। राजनीति के अंदर जिंदा रहना इसी का नाम है कि आपका सतत संपर्क रहे, लोगों के बीच में रहो और लोगों जैसे ही बन के रहो। अगर नेता बन के रहोगे या विधायक का एहसास जनता को कराओगे तो ये तो जनता है। नेता तो गुब्बारे की तरह है, गुब्बारे के अंदर ज़रा सी एक पिन चुभा दी सारी हवा निकल जाती है। तो जनता आपकी हवा नहीं निकाले, इसका सबसे बेहतरीन यही है कि जनता के बीच में रहो और जनता का ही बन के रहो और जनता जैसा ही रहो तो ज़्यादा बढ़िया। बहुत जबरदस्त और शानदार चीज़ बताई और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ इनके लास्ट जवाब से। जो मेरा फर्स्ट सेशन का पहला इंटरव्यू था श्री भागीरथ मजीद यादव और थर्ड इंटरव्यू था श्री विश्वनाथ जी शर्मा का, जो शायद रामलाल जी को पता नहीं होगा। इनको एक नॉलेज में डाल देता हूँ ये बात। उनका जब ये मेरा सवाल था कि आपकी लाइफ का सबसे वन ऑफ द बेस्ट गोल्डन मोमेंट कौन सा था, तो सर उनका जब मैंने भागीरथ जी को और एक विश्वनाथ जी शर्मा है अपने उदयपुर के आसपास, उनसे जब मैंने सवाल कंसल्ट किया था तो उनका भी सेम यही आंसर था कि जब हमारे प्रिय साथी रामलाल जी पहली बार चौम के एमएलए बने थे, वो हमारी लाइफ के सबसे वन ऑफ द बेस्ट गोल्डन मोमेंट थे। तो कहीं ना कहीं आपका जो दोस्ताना जो सफर था वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ये बात हमें 3 इंटरव्यू मतलब कनेक्ट करते हैं इस बात से। तो ये सबसे बड़ी जबरदस्त चीज रही और आप सर आने वाले समय में हमारे भगवान से प्रार्थना कि आप आगे तक जाएं और आपका व्यवहार बहुत जबरदस्त है और हमें आपसे दो तीन चीजें समझने को मिली जो हम अपनी लाइफ में आने वाले समय में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपका सर दिल से धन्यवाद। थैंक यू कि आपने समय दिया सर। थैंक यू सो मच।